Well, we have to talk about particle nature of light today. Okay? We are doing modern physics. पिछले क्लास में हमने वेरिएशन ऑफ मास के बारे में मास एनर्जी रिलेशन के बारे में किया है और उसमें जो हमारे रिलेशंस आए हैं अब हमारे जो लेक्चर्स होंगे उनका हम यूज करेंगे। पहली बात हम करेंगे आज पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, है ना। ये जैसा कॉन्सेप्ट ऑफ फोटॉन के बारे में हम लोग को बात करनी है। लाइट का नेचर ड्यूअल होता है ना। इसका बिहेवियर पार्टिकल की तरह और साथ साथ इसका वेव की तरह होता है, ठीक है ना। हम लोगों ने ऑप्टिक्स में वेव ऑप्टिक्स में पढ़ा है डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, और उसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं और समझ सकते हैं ओनली बाय वेव नेचर ऑफ लाइट। लेकिन देयर आर सर्टेन अदर फेनोमेना, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड कॉकटेल इफेक्ट। ये जो फेनोमेना हैं उनको हम केवल पार्टिकल नेचर से ही एक्सप्लेन कर सकते हैं और समझ सकते हैं। These are certain phenomena which can be explained and understood only by particle nature of light. According to quantum theory of light, light is a shower of photons. Light क्या है? Shower of photons. Continuous wave की तरह नहीं, photons discrete particles की तरह होता है। Photons ये क्या है? पैकेट्स ऑफ एनर्जी। एक पैकेट जो एनर्जी की होती है जिसे फोटॉन कहेंगे, एनर्जी कंटेंट ऑफ फोटॉन इज गिवन बाय E is equal to h, राइट। और h क्या है? कांस्टेंट है और न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन, राइट। हियर क्या जो मैंने लिखा है बेटा करते हैं here h is a constant which is called, इसको क्या कहते हैं? प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट इसका जो वैल्यू होता है 6.63 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ओके, यू मस्ट रिमेंबर दिस है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से हम करेंगे तो इसकी जरूरत पड़ेगी। और इन न्यू क्या है? इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहां पर लाइट की वेलोसिटी इन फ्री स्पेस, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस हम लिखते हैं वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस। फ्री स्पेस जब कहें दैट मीन्स वैक्यूम। इन वैक्यूम लाइट की वेलोसिटी c ऐसे लिखते हैं तो कहीं भी वेव की वेलोसिटी के लिए लिखते हैं तो वह लिखते हैं न्यू लैम्डा। क्या? वेलोसिटी ऑफ लाइट c एंड दैट इज गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। तो यहां पर लैम्डा क्या है? लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन, वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन, ठीक है ना। आप देखो न्यू की जगह हमको लिखना होगा तो बस c बाय लैम्डा लिख सकते हैं, है ना। एनर्जी ऑफ द फोटॉन अब हम लिखेंगे तो E इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? यहां पर h और न्यू की जगह c बाय लैम्डा। न्यू तो यह जो आएगा एनर्जी कंटेंट हम लिख सकते हैं c बाई लैम्डा। अब यदि हम देखना चाहें कि लैम्डा के साथ फोटॉन की एनर्जी का वेरिएशन किस तरह से हो रहा है तो E is proportional to 1 by लैम्डा।
है। तो यहाँ यदि हम इस तरह से एक ग्राफ प्लॉट करें, E energy content of a photon I1 by lambda ऐसे, तो we will get a straight line passing through the origin, okay, or the gradient of this straight line, so tan theta will give the value of hc. अब रिलेटिव प्रॉब्लम जब हमको करना होगा तो इसकी बात हम करेंगे। नाउ लेट अस कंसीडर द मोमेंटम ऑफ द फोटोन, उसके बारे में जरा बात करते हैं। मोमेंटम ऑफ ए फोटोन, सेकंड पॉइंट है इसके बारे में, मोमेंटम ऑफ ए फोटोन। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जिसके रिजल्ट्स के बारे में हमने डिस्कशन किया है, उसमें हमने बताया था फ्रॉम द स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी theory of relativity, total energy of a particle, total energy of a particle is given as E is equal to P square C square m naught square c4 square। ये फोटोन जो है दिस इज नॉट ए मटेरियल पार्टिकल। जब मटेरियल पार्टिकल्स का रेस्पॉन्स होता है वो जीरो होता है। फोटोन इज नॉट ए मटेरियल पार्टिकल, मटेरियल पार्टिकल। फोटोन मटेरियल पार्टिकल नहीं है। इट्स रेस्ट मास m naught is equal to 0. Photon is not a material particle like electron, proton or neutron. इसका जो रेस्ट मास होता है वो क्या है? जीरो है। मोमेंटम के टर्म में किसी पार्टिकल की टोटल एनर्जी इस एक्सप्रेशन से देते हैं। दिस एक्सप्रेशन कम्स फ्रॉम द स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी प्रोपाउंडेड बाय आइंस्टीन। ओके, तो m naught यदि जीरो रख दिया जाए तो ये जो टोटल एनर्जी पार्टिकल की होगी, क्या pc हम लिखेंगे? तो मोमेंटम इज इक्वल टू E बाई सी, और फोटोन की जो एनर्जी होती है वो h न्यू है। तो h न्यू अब भाई क्या हो जाएगा? c। तो p जो मोमेंटम हुआ फोटोन का दैट कैन बी गिवन एज p इज इक्वल टू h न्यू बाई c। ये जो p है ये मोमेंटम ऑफ ए फोटोन। फोटोन का जो मोमेंटम है दैट इज गिवन बाय h nu by c, where h nu is the energy content of the photon. Okay, this relation has been obtained by this expression. Total energy of a particle is given by root over p square c square plus m naught square c4. और since this is not a material particle, फोटोन के लिए जो m naught होगा रेस्ट मास दैट विल बी इक्वल टू 0। यहाँ 0 रखेंगे तो विल गेट p इक्वल टू e बाई c। e की जगह h न्यू रखा, तो जो ब्रैकेट में लिखा है मोमेंटम ऑफ ए फोटोन इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन h न्यू बाई c। आई थिंक दिस इज क्लियर। अब फिर इसको वेवलेंथ के टर्म में यदि एक्सप्रेस किया जाए तो हम इस तरह से लिख सकते हैं p इज इक्वल टू h बाई c और न्यू की जगह c बाई लैम्डा। तो p जो मोमेंटम होगा वह h बाई लैम्डा। ठीक, p is equal to h by lambda। ओके, अब देखो जहां पर यदि कहीं कैलकुलेशन करना होगा
तो यदि वेवलेंथ दिया रहेगा तो उसका मोमेंटम हम कैलकुलेट कर सकते हैं, एच कांस्टेंट का वैल्यू हमको मालूम है। यदि फ्रीक्वेंसी रेडिएशन की दी हुई है तो हम उसका मोमेंटम जान सकते हैं, एच भी मालूम है, और फ्री स्पेस में सी की जो लाइट वेलोसिटी है सी, वह भी हमको मालूम है। ठीक, तो यदि फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है तो मोमेंटम हम कैलकुलेट कर सकते हैं, एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं, वेवलेंथ दिया हो तो भी एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं और मोमेंटम भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, और हम लोग थर्ड पॉइंट के बारे में देखेंगे। यदि मान लो कि हमको यहां पर कहीं पर पूछा जाए लैम्डा और मोमेंटम, फोटॉन के लिए मोमेंटम लैम्डा के साथ कैसे वेरी कर रहा है, तो p इज प्रोपोर्शनल टू क्या 1/λ है, तब p को यदि हम लैम्डा के से प्लॉट करेंगे तो विल गेट कर्व लाइक दिस। आई थिंक दिस इज ऑलराइट। अब हम तीसरे पॉइंट पर बात करते हैं, मोशनल मास, इफेक्टिव मास ऑफ ए फोटॉन। वह क्या होता है? इफेक्टिव मास ऑफ ए फोटॉन। इस पर जब बात करते हैं, टोटल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। टोटल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल is given as E is equal to mc square। मास एनर्जी रिलेशन हम जब पढ़ रहे थे प्रीवियस लेक्चर में, तब हमने इसको डिस्कस किया है कि टोटल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। ठीक है ना? m is the relativistic mass of the particle and c is the velocity of the particle in free space। ओके, एनर्जी कंटेंट ऑफ ए फोटॉन हमने क्या देखा है? एनर्जी कंटेंट ऑफ ए फोटॉन E इज इक्वल टू, हम लोगों ने देखा है h न्यू। ठीक, ये जो है E इज इक्वल टू mc स्क्वायर है, और टोटल एनर्जी ऑफ ए फोटॉन इज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन। लेट अस कंपेयर these two relations। On comparison, we find mc square is equal to h nu, then m is equal to h nu by c square। Is it all right? आप देखो यहां पर इसको m को कहते हैं, m is called the effective mass of a photon। Here in this expression m is called effective mass or motional mass of a photon। Here लिख देते हैं, here m is called motional mass or effective mass of a photon। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक्चुअली फोटॉन के पास उस तरह का मास नहीं होता जो किसी मेटेरियल पार्टिकल के पास होता है। यह वह मास नहीं है जो न्यूटोनियन मैकेनिक्स में जो कॉन्सेप्ट है हमारे पास, उस तरह का मास ये नहीं है, ये नहीं होना चाहिए। Actually, photon has no mass in classical sense। इफेक्टिव मास होना दोनों में हमने पढ़ा है कि मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया की प्रॉपर्टी किसी पार्टिकल की जितनी अधिक होती है उसका मास उतना ही अधिक होता है। तो एक्चुअली मास इन न्यूटोनियन मैकेनिक्स, मास इज a measurable quantity associated with the property inertia, but here in that sense it has no mass। तो कोई जो फोटॉन होता है उसके पास क्लासिकल सेंस में कोई मास नहीं होता, ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। दिस इज द मोशनल मास और द इफेक्टिव मास। दिस इज ए फोटॉन हैज नो मास इन क्लासिकल सेंस। ए फोटॉन
has no mass in classical sense. A photon has no mass in classical sense. उस सेंस में इसके पास मास नहीं होता जिस तरह का मास हम लोगों ने न्यूटोनियन मैकेनिक्स में पढ़ा है, राइट? उस तरह का मास इसके पास नहीं होता। हमने कंपेयर करके जो देखा है इसे हम लोग कहते हैं इफेक्टिव मास या कौन सा मास, मोशनल मास ऑफ ए फोटॉन, दैट इज इक्वल टू hv by c square. Is it all right? Now let us consider this situation. हम लोगों ने फोटॉन के एनर्जी कंटेंट के बारे में देख लिया, मोमेंटम के बारे में देख लिया, है ना? उसका मोशनल मास या इफेक्टिव मास के बारे में कंसीडर किया। अब जरा इस बात को सोचते हैं, दिस इज ए सोर्स ऑफ लाइट, फोटॉन्स आर एमिटेड फ्रॉम दिस सोर्स, तो ये जो रेडिएशन होगा ऐसे जाएगा, और फोटॉन का मतलब वो डिस्क्रीट पार्टिकल्स होंगे, ये कंटिन्यूअस फ्लो कर ऐसे क्या होगा, ये इस तरह के फोटॉन्स होंगे जो ऐसे, जैसे मान लो शावर से पानी होता है तो ऐसे वो कंटिन्यूअस स्ट्रिक्ट नहीं होगा, क्या होगा, वो पैकेट्स होंगे और शावर में ऐसे ड्रॉप्स होते हैं, गिरते हैं। ठीक उसी तरह की बात होती है जैसा कि हम लोग इसे सोच रहे हैं, जैसे ये एमिट करेगा और फोटॉन एक पैकेट ऐसे ऐसे होगा। दिस कैन बी विजुअलाइज्ड लाइक दिस। ये जो फोटॉन्स ही प्रोपगेट कर रहे हैं और ये रेडिएशन जो प्रोपगेट कर रहा है उसकी फ्री स्पेस में वेलोसिटी क्या है, c है। ओके, अब इसी तरह हम लोग एक चीज देख लेते हैं, जरा हम क्या करना चाह रहे हैं। एक ऑब्जर्वर ए है, एक दूसरा ऑब्जर्वर बी है। यदि यह ऑब्जर्वर भी वेलोसिटी से इधर जा रहा है तो क्लासिकली इस ऑब्जर्वर जो ऑब्जर्व करेगा इसके रिलेटिव इसकी जो वेलोसिटी होगी वह c माइनस b होनी चाहिए। इस प्रोपगेशन के डायरेक्शन में यदि यह ऑब्जर्वर मूव कर रहा है v वेलोसिटी से, तो क्लासिकली द ऑब्जर्व वेलोसिटी ऑफ द लाइट शुड बी c माइनस b, और यह ऑब्जर्वर भी यदि उस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है लाइट के प्रोपगेशन के, तो इसके द्वारा जो ऑब्जर्व वेलोसिटी होगी c प्लस b होनी चाहिए। लेकिन लाइट की वेलोसिटी ऐसा नहीं होता, है ना? ये ए और बी दोनों ही उसकी वेलोसिटी फ्री स्पेस में c ही मेजर करेंगे। कॉन्सेप्ट ये है कि वेलोसिटी की लाइट इन फ्री स्पेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द स्टेट ऑफ द ऑब्जर्वर। इस रिजल्ट को हम लोगों को रखना चाहिए। ये जो लाइट की वेलोसिटी सी फ्री स्पेस में होती है वो ऑब्जर्वर के स्टेट पर डिपेंड नहीं करती है। क्लासिकली यदि ऐसा होता तो इसके रेस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, c माइनस b, और इसके रेस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, c प्लस b। लेकिन ऐसा नहीं, बोथ द ऑब्जर्वर्स विल मेजर द सेम वेलोसिटी c, और तब हम कहेंगे कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द स्टेट ऑफ द ऑब्जर्वर। इसका मतलब ये हुआ कि बोथ द ऑब्जर्वर्स A and B will measure the same velocity c in free space, right? इस रिजल्ट को हम लोगों को देखना चाहिए और याद रखना चाहिए कि फ्री स्पेस में लाइट की वेलोसिटी होती है वो ऑब्जर्वर के स्टेट से इंडिपेंडेंट होती है ना? तो ये दोनों जो ऑब्जर्वर्स हैं वो स्टेशनरी हो या ये मूव कर रहे हैं, वैसे सभी के सभी फ्री स्पेस में उसकी वेलोसिटी c ही मेजर करेंगे। ओके, नाउ लेट अस सी अनदर concept about light or photons. ये हमारे पास मान लो एक ग्लास प्लेट है, दिस इज ए ग्लास प्लेट, ओके, दिस इज ए ट्रांसपेरेंट मीडियम, लाइट कैन प्रोपेट थ्रू इट, और लाइट ऐसे यहां सोर्स से
ये ऐसे लाइट इसमें प्रोपेगेट कर रहा है इसमें, ठीक है ना, और फिर इससे ये क्या हो रहा है, बाहर आ रहा है। अब ग्लास प्लेट इज ए ट्रांसपेरेंट मीडियम, this is a glass plate, this is a transparent medium, that is light can propagate through it, can propagate through it, इस तरह के मीडियम को ऑप्टिकल मीडियम कहा जाता है। ऑप्टिकल मीडियम थ्रू विच लाइट कैन प्रोपेगेट। अब देखो इसके साथ इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। म्यू क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। ये फ्री स्पेस में इसकी वेलोसिटी c है। जब इसके थ्रू ये पास करेगा तो द फोटॉन्स आर स्लोड डाउन, और इसकी वेलोसिटी भी होगी वह c बाई। और जैसे ही ये फोटॉन्स इस मीडियम से बाहर आएंगे दे अगेन हैव द वेलोसिटी c। फोटॉन एक पार्टिकल की तरह। अब बताओ तो जो मटेरियल कोई यदि पार्टिकल हो या इस तरह का ऑब्जेक्ट हो, ये सपोज कर दिस इज वॉल एंड ए बुलेट इज फायर्ड। ए बुलेट हैज सफिशिएंट मोमेंटम, इट कैन पास थ्रू द वॉल, और जब उसके बाहर जाएगा तो उसकी वेलोसिटी जो वंस इट इज डिक्रीज्ड है ना, एक बार घट गई तो वो उतनी ही वेलोसिटी बाहर रहेगी, उसका मोमेंटम जो पहले का वैसा नहीं रहेगा। इफ द बुलेट fired and comes out from the wall, its momentum will be decreased, its velocity will be decreased, right? और यहाँ पर वॉल के बाहर जाने के बाद इसकी वेलोसिटी जो कम हो गई तो कम होगी, फिर अपनी वेलोसिटी को रिगेन नहीं कर सकता। लेकिन ये जो फोटॉन है इसके साथ क्लियर बात है, ये यदि हम इसको पार्टिकल के तरह मानते हैं, फ्री स्पेस में इसकी वेलोसिटी c है। When it passes through the denser medium, its velocity is decreased, it is slowed down, and as it comes out from the medium, again its velocity is c. Okay? When a photon moves through a medium, it is slowed down, है ना। इसके भीतर जो वेलोसिटी v होगी वह c बाई म्यू होगी, जहां पर c फ्री स्पेस में उसकी वेलोसिटी है और म्यू क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। ओके, लेकिन एज द फोटॉन कम्स आउट फ्रॉम द मीडियम it gains the same velocity, it has the same velocity c, right? और ये एक स्पेशल बात हुई इसके बारे में। As the photon comes out from the medium, it has the same velocity c. Okay? Medium इसकी velocity घट जाएगी, the photons are slowed down. As the photon comes out from the medium, it has the same velocity c.
मेटेरियल पार्टिकल के साथ ऐसा नहीं है, जैसे फ्लूइड का हमने एग्जांपल दिए। ओके, नाउ लेट अस कंसीडर अनदर पॉइंट। जस्ट वी हैव टू कंसीडर द सोर्स और पावर ऑफ सोर्स कैसे हम देंगे इन टर्म्स ऑफ फॉर्मूला, उसके बारे में करते हैं। Power of a source. Power of a source. This is a source. The source is monochromatic. Monochromatic source. Chromatic source. Monochromatic cells means it is emitting light of single wavelength. The source emitting light of single wavelength lambda. Okay? ठीक? The source is emitting n photons per second. The source emitting n photons per second. Photons per second. The source is emitting n photons per second. तो इससे जो एनर्जी एमिटेड हुई पर सेकंड में कितनी होगी? दैट विल गिव द पावर ऑफ द सोर्स. Power of the source is the energy radiated per second. तो P जो हम लोग देंगे वो कितना हो जाएगा? n फोटॉन से निकल रहे हैं, एक फोटॉन की एनर्जी जो होगी hc/λ और एक फोटॉन्स पर सेकंड एमिटेड हो रहे हैं, तो जो एनर्जी पर सेकंड से एमिटेड हुई वह n टाइम्स hc/λ होना चाहिए। तो n n फोटॉन्स आर एमिटेड पर सेकंड और एक फोटॉन की एनर्जी जो है एनर्जी कंटेंट ऑफ वन फोटॉन इज hc/λ। The energy emitted per second, which is the power of the source, can be given as n/λ. अब यदि हमको लैम्डा मालूम हो, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड मालूम हो, तो क्या सोर्स की जो का जो पावर होगा क्या इस एक्सप्रेशन से हम जान सकते हैं? ओके, तो कहीं पर यदि इस तरह का हमको प्रॉब्लम आए कि इधर फ्रीक्वेंसी दी हुई हो या वेवलेंथ दिया हुआ हो, सो जो एमिटेड रेडिएशन उसका वेवलेंथ हमको मालूम हो और पर सेकंड कितने फोटॉन्स उससे एमिटेड हो रहे हैं यह मालूम हो, तो हम जान सकते हैं कि उस सोर्स की पावर उसका क्या है। तो जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हम करेंगे तो इतने सारे जो रिलेशंस हमने बताए उनकी जरूरत पड़ेगी। ओके, आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर। हम लोगों ने कुछ फोटॉन्स के बारे में जो डिस्क्रिप्शन है जो हमने देखा है और जो रिलेशंस आए हैं उनका हम कैसे यूज करेंगे, है ना, हमसे क्या प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं, तो जरा उस पर एक सिंपल प्रॉब्लम पर बात करते हैं।
Here, let us consider a problem. Very simple. This is in a space, a variable field exists. E is equal to minus E naught x square by L square I. I is the unit vector along x axis. Okay? ये जो x का वेरिएशन है 0 से लेकर L तक होता है, यहाँ पर मान लिया जाए कि x is equal to L. An electron is gently pushed into the field. तो gently pushed into the field का मतलब यहाँ पर जब होगा तो उसकी वेलोसिटी क्या है? 0 है. As the electron comes out from the field, it is suddenly stopped, and total energy of the electron converts into a photon. तो वो जो फोटोन क्रिएटेड होगा उसका वेवलेंथ क्या होना चाहिए? आई थिंक दिस प्रॉब्लम इज क्लियर. As the electron comes out from the field, it is suddenly stopped. It is suddenly stopped. ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही फील्ड से बाहर आता है कि सडनली स्टॉप एंड इट्स टोटल काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू ए फोटोन एंड इट्स टोटल काइनेटिक एनर्जी converts into a photon. We have to find the wavelength of that created photon. Okay? Now let us see how to understand this problem. पहले देखें कि यहाँ पर gently pushed into the field, initial velocity of the electron is 0. It means it has no kinetic energy. और फील्ड के कारण उस इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगेगा. ये फील्ड का डायरेक्शन टुवर्ड्स लेफ्ट है, राइट? माइनस है, तो इलेक्ट्रॉन को जो फोर्स लगेगा दैट शुड बी टुवर्ड्स राइट. तो ये बताया ना यहाँ से यहाँ तक आएगा तो फील्ड के कारण उस पर जो वर्टन होगा दैट विल बी इक्वल टू द इंक्रीज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी. तो फ्रॉम द वर्क एनर्जी थ्योरम हम देखते हैं क्या T माइनस जी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज 0. व्हेन इट कम्स आउट फ्रॉम द फील्ड लेट अस assume that its kinetic energy T. The T minus 0, this is the increase in the kinetic energy. और फील्ड के कारण उसको जो फोर्स लगेगा वह है क्या E नॉट x स्क्वायर बाई L स्क्वायर और dx. ये फोर्स लगाएगा और स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx के लिए हमने वर्क डन निकाला. फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, सो वर्क डन विल बी पॉजिटिव. और इसको इंटीग्रेट कर देंगे 0 से L तक, this will give the total work done. This relation comes from work energy theorem. तो इसको किया जाए तो क्या होगा E नॉट बाई L स्क्वायर और इसका क्या हो जाएगा L क्यू बाई 3 इंटीग्रेशन E नॉट L बाई 3. दिस इज द काइनेटिक एनर्जी. आप सडनली जब स्टॉप कर देते हैं तो यह टोटल काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट कर जाता है एनर्जी. तो क्रिएटेड फोटोन की एनर्जी जो होगी एच सी बाई लैम्डा. तो यह जो होना चाहिए एच सी बाई क्या लैम्डा, जहां पर लैम्डा क्या है वेवलेंथ ऑफ द क्रिएटेड फोटोन. लैम्डा इज द वेवलेंथ of
the created photon, ओके। ये क्रिएटेड फोटोन का क्या है, वेवलेंथ है, जिसे हम जानना चाहते हैं। तो ये लैम्डा कितना हो जाएगा, लैम्डा शुड बी इक्वल टू, और सब इधर आ जाएगा, है ना। तो 3hc अपाई E naught n, E naught n, क्रिएटेड फोटोन का वेवलेंथ इतनी के बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। नहीं, आई थिंक दिस एक्सप्लेनेशन इज क्लियर। इज इट ऑल राइट? नाउ लेट अस कंसीडर a simple problem, another simple problem. Here, in this arrangement, just consider a fixed alpha particle. This is alpha particle is पर charge plus 2 होगा. In a circular orbit, an electron is moving around it. इस पर charge minus c. Radius of the circular path is r. The situation is like this. And this electron is suddenly stopped, and its total kinetic energy converts into a photon. Then we have to find the wavelength of that created photon. Alpha particle is fixed, and the electron is moving around it in a circular orbit of radius r. Mass of the electron m. This electron is suddenly stopped, and its total kinetic energy converts into a photon. We have to know, just find what will be the wavelength of that created photon. The electron moving around the fixed alpha particle is suddenly stopped, and its total kinetic energy converts into a photon. We have to find the wavelength of that created photon. We have to find the wavelength of that created photon. Now let us see how we can get the result. पहले देखा जाए कि सर्कुलर पाथ मूव कर रहा है, इस अल्फा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होगा, और द अट्रैक्शन फोर्स विल प्रोवाइड द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स. Centripetal force mv square by r, and that will be provided by the electrostatic force acting between the alpha particle and the electron. वो जो electrostatic force होगा वह कितना होना चाहिए, 2e I into e by 4 pi epsilon naught r square. अल्फा पार्टिकल और इलेक्ट्रॉन के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट करेगा, that will provide the required centripetal force, and centripetal force is equal to mv square by r, where v is the velocity of this electron orbiting around it, and r is the radius of the circular path. इसको हम लिखें तो mv square can be written as 2e square by 2 pi epsilon naught r. I think this is all right. यदि हाफ से डिवाइड कर दिया जाए ऐसे 2 और यहाँ पर भी 2,
ये जो होगा ई स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हाफ एम स्क्वायर। दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो जब इसको स्टॉप किया गया तो इसी काइनेटिक एनर्जी का कन्वर्सन हो गया किसमें, फोटोन में। तो फोटोन की एनर्जी जो होगी क्या इसी के बराबर होगी, और वह एसी बाई लैम्डा। जो क्रिएटेड फोटोन उसका वेवलेंथ लैम्डा के बराबर है तो उसकी एनर्जी एसी बाई लैम्डा होगी, और इसी काइनेटिक एनर्जी का कन्वर्सन इसमें हुआ है, और इसको हम टी लिख सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी टी यदि लिखे तो टी इक्वल टू ई स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और उसका कन्वर्सन फोटोन हुआ और उस क्रिएटेड फोटोन का वेवलेंथ लैम्डा हो तो एनर्जी एसी बाई। तो क्या लैम्डा आप जान सकते हैं कितना होगा? लैम्डा इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एस सी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एस सी बाई ई स्क्वायर। क्रिएटेड फोटोन का वेवलेंथ होगा वह इतना होना चाहिए। I think this explanation is clear. Okay, that's all for today. Thank you.